22 साल हैं, सजाए मौत के कैदियों की पत्नी उनसे मिलने आ जाए तो पुलिस वाले बहाने से उन्हें कहाँ लेकर जाते हैं। सुनकर आपकी रूह तड़प जाएगी। मेरे पति की आज अदालत में पेशी थी और मैं सुबह से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति की बेगुनाही साबित हो जाए। मैंने आधी रात से उठकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी और मुझे पक्का यकीन था कि आज अदालत मेरे पति को बाइज्जत बरी कर देगी। 7 बजे उठकर मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरे पति के बूढ़े माता पिता बेचारे अलग परेशान थे। हम सब के दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे कि ना जाने क्या फैसला आएगा। मेरे पति पर कत्ल का मुकदमा दर्ज था और मैं जानती थी कि मेरा पति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो बेगुनाह है। मैंने अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मेरा भी मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद हम तीनों अदालत के लिए निकल गए। मेरे पति पर उसके एक दोस्त के कत्ल का इल्ज़ाम था और बदकिस्मती से सारे सबूत उनके खिलाफ ही थे। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छा वकील किया था और मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे पति को बाइज्जत बरी करवा देगा। आज अदालत में आखिरी सुनवाई थी। आज फैसला सुना दिया जाता, इसलिए हम सब वक्त पर अदालत आ गए थे। थोड़ी ही देर में मेरे पति को भी लेकर आ गए। उनकी हालत को देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और रोने लगी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। हमारी शादी को अभी 2 साल ही गुजरे थे और पिछले 6 महीनों से वो जेल में ही थे। मेरे माता पिता भी आए थे। मेरे पास आकर माता पिता ने प्यार देने के बहाने मेरे कान में कुछ कहा कि फ़ैसला अगर इसके खिलाफ आ गया और अदालत ने इसे कोई सज़ा दी तो इससे डिवोर्स ले लेना। मैंने तड़पकर अपने पापा को देखा कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे कर दी, लेकिन फिर उनकी जगह खुद को रख कर सोचा तो वो इतने गलत भी नहीं थे। एक बेटी के बाप थे जिसके पति की ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं था। हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर में जज साहब आ गए और कार्रवाई शुरू हो गई। मैं कुछ नहीं सुन रही थी कि क्या हो रहा है, क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं, कौन सा गवाह क्या बयान दे रहा है और वकील क्या बात कर रहा है। कुछ नहीं सुन रही थी मैं, बस आंखें बंद किए अपने पति के इन सब से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद पूरे तरीके से खामोशी छा गई। मैंने चौंक कर आंखें खोली। जज फैसला सुनाने लगा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जज की आवाज़ आई, तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम नितिन ने ही अपने दोस्त आकाश को मारा है। इसलिए अदालत मुजरिम नितिन को 3 महीने बाद सजाए मौत की सज़ा सुनाती है। ये कोई अदालत का फैसला था या फिर मेरे कान बहरे हो गए थे जो मैं सुन नहीं पा रही थी। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं एकदम बेजान हो गई। मुझे लगा कि शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई है, लेकिन जब सास ससुर की तबीयत बिगड़ती देखी तब अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ मैंने सुना सच सच सुना। मेरे पति की हालत तो ऐसी हो गई थी कि जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। मैं रोने लगी। ये क्या हो गया था? सजाए मौत। मेरे पति को पुलिस वाले सामने से लेकर गुजरे तो मैं खुद पर काबू नहीं कर सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। सब जानते थे कि कत्ल मेरे पति ने नहीं बल्कि उसके सौतेले बहनोई ने किया है। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा की तरह ताकतवर का पलड़ा ही भारी रहा था। उसने पुलिस से लेकर गवाह सब खरीद लिए थे और इसमें फंसा मेरा पति। अपने सास ससुर को लेकर मैं घर आ गई। उन बेचारों की इकलौती संतान था वो, उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा। पुलिस ने उन्हें खास सजाए मौत वाले कैदियों की जेल में शिफ्ट कर दिया था। जिस दिन उसे सजा हुई उसके दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो जेल में हर कोई मुझे ही घूर कर देख रहा था। मैंने सोचा कैसे पुलिस वाले हैं जो हर आई गई को घूर रहे हैं। जब मैं अपने पति से मिलने गई तो उसे ऐसा देखकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई। वो मुझसे कहने लगे कि मेरे बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखना। वहाँ बहुत सारे लोग जेल में बंद थे और उस वक्त कई और औरतें भी अपने पति से मिलने आई थी। मेरे बिल्कुल ही साथ एक मेरी ही तरह जवान लड़की थी
जो उस वक्त रो रही थी और उसका पति सलाखों के पीछे था और वहीं से उसके आंसू पोंछ रहा था। मेरे पति कहने लगे कि अपना और सबका ख्याल रखना और मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगी, जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा। और इस तरह की तसल्लियां देकर मैं वापस आ गई क्योंकि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया था। मैं जेल से बाहर निकली तो वो लड़की भी बाहर खड़ी किसी गाड़ी आने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे जाकर बात करी और पूछा कि क्या आपके पति को भी सजाए मौत हुई है। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और कहने लगी, वो मेरा पति नहीं बल्कि उसका कातिल है। मेरे पति को कत्ल करने के जुर्म में उसको सजाए मौत हुई है। वो ये कहकर आगे बढ़ गई और मैं उसे हैरानी से दूर जाता देखती रही। उसकी बात समझने में मुझे बस कुछ ही देर लगी थी और जब उसकी बात मुझे समझ में आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। मैं तो समझ रही थी कि वो अपने पति से मिलने आई है और उससे मिलकर रो रही है, लेकिन वो तो अपने पति के कातिल से मिलने आई थी। एकदम से मेरे दिमाग में वो सारी खबरें घूमने लगी जिसमें बताया जाता था कि एक औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया। मुझे पहले अपने कानों पर यकीन नहीं होता था क्योंकि मैं समझती थी कि शादी बहुत मजबूत रिश्ता है, लेकिन उस लड़की से मिलकर मुझे सारी खबरें सच लगने लगी। मुझे जो पहले उस लड़की से हमदर्दी हो रही थी, अब एकदम से मुझे उससे नफरत होने लगी। मैंने सोचा कि कैसी बुरी लड़की है और मैं इसके लिए अफसोस कर रही थी। फिर मैं घर पर आ गई। आकर भी वो लड़की और उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रही। कैदियों से हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही मुलाकात हो सकती थी, इसलिए मैं पूरे हफ्ते अपने पति से मिलने नहीं जा सकती थी। इस पूरे हफ्ते के बाकी के दिन मैंने बहुत ज़्यादा बेचैनी से गुजारे और जब मिलने का दिन आया तो मैं अपने पति से मिलने के लिए चली गई और जब गेट के अंदर जाने लगी उसी दिन वाली लड़की को देखा। वो भी अपने आशिक से मिलने आई थी। मैंने अपने पति से पूछा कि इस लड़की की क्या कहानी है, तो मेरे पति ने बताया कि मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, यहाँ पर सिर्फ सजाए मौत वाले कैदी हैं और सजाए मौत उनको ही मिलती है जिन्होंने किसी का कत्ल किया है। बेचारा जवान लड़का है, अब पता नहीं उसने कत्ल किया भी है या नहीं, या उसको फंसाने के लिए मेरी तरह इल्ज़ाम लेकर भेजा गया। मैंने चुपके से अपने पति को उस लड़की से होने वाली बातों के बारे में बताया और उनसे कहा कि इस लड़की से थोड़ा चौकन्ना होकर रहें। मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ ही जा रहा था जो उस लड़के का हाथ पकड़कर लगातार रो रही थी। मैंने उसकी बातों की तरफ ध्यान दिया। वो लड़की रोते हुए कह रही थी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें इस तरह देखकर मर जाऊंगी। वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़की और रोते हुए बोली, अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया है और मेरी वजह से हुआ है। तब वो लड़का उसे चुप करवा रहा था और वह लगातार रोए जा रही थी। मैंने नफरत से मुंह मोड़ते हुए कहा कि अब अपनी गलती मानने का क्या फ़ायदा, एक मर्द तो जान से गया और अब दूसरा भी जाने वाला है। मैंने उनकी बातों से ध्यान हटाकर अपने पति को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी दोस्त एक बहुत अच्छे वकील का बता रही थी, मैं कल मिलने जाऊंगी उससे और हाई कोर्ट में अपील करूंगी। मैं आपको ऐसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अभी मैं अपने पति से बात कर ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाला मेरे पास आकर बोला, नितिन शर्मा की घरवाली तुम हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो कहने लगा कि थानेदार साहब बुला रहे हैं। तो मेरे पति ने चौंक कर देखा और कहा, क्यों बुला रहे हैं वो? हवलदार कहने लगा, मुझे क्या पता, कोई पेपर वर्क करना होगा इसलिए बुला रहे होंगे। मेरे पति ने कहा कि मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी, सारे पेपर तो कंप्लीट हैं, अब कुछ नहीं होगा। हवलदार चेत कर बोला कि ऐसा है कि ये जो मुलाकात हो रही है ना, इसके सिग्नेचर भी करवाने होते हैं और उसे ही करवाने के लिए वो बुला रहे हैं। अगर नहीं जाना मैं बता देता हूँ जाकर, लेकिन यह याद रखना कि ये मुलाकात फिर कभी नहीं होगी, बस आज आखिरी बार ही समझे। मैं घबरा कर खड़ी हो गई और कहा, नहीं नहीं मैं चलती हूँ आपके साथ।
वो हवलदार रास्ते में समझाते हुए बोला, कागजी कार्रवाई जरूरी होती है और सबकी ही होती है। पिछले सारे कैदी तो पुराने हैं, उन सब की कार्रवाई तो हो चुकी है। तुम्हारे पति नए हैं, इसलिए थानेदार साहब ने आपको बुलाया है। मैं थानेदार के ऑफिस में गई तो उसने सर से पैर तक मेरे हुलिये को बहुत गौर से देखा, जो कि मैंने एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और दुपट्टे से सिर ढका हुआ था। मैंने उसकी नज़रों की तपिश से घबराते हुए कहा कि जी कहिए, आपने मुझे बुलाया था, मैं नितिन की पत्नी हूँ। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाकर कहने लगा, बहुत जल्द आप नितिन की विधवा कहलाएंगी। फिर बात काट कर वो कहने लगा, मेरा मतलब है 3 महीने में से 1 महीना गुजर गया है और बाकी बहुत थोड़े दिन बचे हैं उसके फांसी में। मैंने कहा, वो आपकी परेशानी नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे किस काम के लिए यहाँ बुलाया है। मुझे पता नहीं क्यों यह एहसास हो रहा था कि उसने मुझे किसी काम से नहीं बल्कि सिर्फ मेरी बॉडी का जायजा लेने के लिए बुलाया है। मेरे सवाल पर वो कहने लगा, नहीं अब सब ठीक है, अब ज़रूरत नहीं। मैं गुस्से से बाहर निकली और दोबारा अपने पति के पास जाने लगी, लेकिन तब तक मिलने का समय ख़त्म हो चुका था। सिर्फ 3 मिनट रह चुके थे। थानेदार के ऑफिस से जेल तक जाने का कम से कम 5 मिनट का रास्ता था, इसलिए अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं जेल से निकलकर एक तरफ खड़े होकर ऑटो रिक्शा का वेट करने लगी। इतने में एक अजीब नज़ारा देखा, जैसे मेरी सांस वहीं रुक गई हो। मैंने देखा कि वही लड़की बाहर निकल रही है और उसके साथ थानेदार भी बाहर निकला और 1-2 और पुलिस वाले। मैंने हैरानी से सोचा, ये लड़की पुलिस वालों के साथ क्या कर रही है। वो उनके साथ एक कार में बैठ गई और वो सब वहाँ से चले गए। मैं बहुत शौक होकर रह गई थी, ये लड़की पुलिस वालों के साथ क्यों गई है और कहाँ गई है। मुझे तो वो थानेदार शक्ल से ही बेकार इंसान लग रहा था, लेकिन वो काफ़ी लोग थे। मेरे अंदर तो शक पैदा होने लगा कि जाने क्या बात हो सकती है। मैं अपने दोस्त के बताए हुए वकील के पास गई और मैंने उससे अपने पति का सारा केस डिस्कस किया। मैं हर हालत में अपने पति को बचाना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरा साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि एक कातिल की पत्नी कहलाने से अच्छा है कि मैं उससे डिवोर्स ले लूं, मगर मैं नहीं मानती थी। मुझे पूरा भरोसा था कि ये एक आजमाइश है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। उस वकील ने मुझसे फ़ीस ली और कहा कि ठीक है, मैं जल्दी से हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी करता हूँ। मैं उसको धन्यवाद कहकर बाहर निकल आई। जब दूसरी मुलाकात का वक्त आया तो मैं अपने पति से मिलने गई, लेकिन एक अजीब बात हुई। वो मुझसे कहने लगे कि तुम आज के बाद मुझसे मिलने यहाँ मत आना। मैंने परेशानी से पूछा कि क्यों ना आऊँ यहाँ पर, ऐसी क्या बात हो गई। मुझसे कहने लगे कि मैंने सुना है सजाए मौत के कैदियों की पत्नी जो उनसे मिलने आती है, उन्हें ये पुलिस वाले कहीं ले जाते हैं। मैंने चौंक कर पूछा कि कहाँ ले जाते हैं। उस पर मुझे कुछ दिन पहले का ख्याल आया, जब वो लड़की पुलिस वालों की कार में बैठकर कहीं चली गई थी। तो मेरे पति कहने लगे कि ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ लेकर जाते हैं, लेकिन यह बात कन्फर्म है कि वो कहीं लेकर चले जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम आज के बाद नहीं आना। मैंने अपने पति को तसल्ली दी कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो ऐसे पुलिस वालों के साथ चली जाऊँ। ये कहते हुए मैंने एक नज़र अपनी लेफ़्ट साइड में डाली, जहाँ वो लड़की खड़ी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। अपने आशिक का हाथ थामकर बार बार यकीन दिला रही थी कि वो बहुत जल्द बाहर होगा। मेरा शक बहुत